स्पेस यानी अंतरिक्ष, जो भरा है कई करोड़ों अमेजिंग चीजों से, और उसमें से एक है ब्लैक होल। ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक ऐसा हिस्सा है जहां ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि कोई भी पार्टिकल या यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे लाइट भी इससे बच नहीं सकती। तो जरा सोचो कि ये ऑब्जेक्ट जिसका साइज एक कॉइन जितना बड़ा होगा वो अचानक से आपके पास आ जाता है तो क्या होगा? इसमें दो बात हो सकती है। नंबर 1, आप तुरंत मर जाओगे। नंबर 2, यह डिपेंड करेगा। जैसे केस 1, अगर कॉइन का मास और ब्लैक होल का मास इक्वल होगा तो क्या हो सकता है? केस 2, अगर कॉइन और ब्लैक होल का डायामीटर सेम होगा तो क्या हो सकता है? चलिए पहले केस को देखते हैं। मान लो कि एक कॉइन का वेट 5 ग्राम है और मैजिकली वो कॉइन एक ब्लैक होल में बदल जाता है। अब इस ब्लैक होल का रेडियस करीब 10⁻³ मीटर्स होगा। कंपैरिजन के तौर पे एक हाइड्रोजन एटम 10⁻11 मीटर्स जितना बड़ा होता है। तो ब्लैक होल की तुलना में एटम उतना ही छोटा है जितना कि एटम की तुलना में एक सन है। इसे देखकर हम सोच भी नहीं सकते कि वाकई में ये कितना छोटा होगा। इसके बाद हॉकिंग रेडिएशन के कारण ब्लैक होल इतना मास रिड्यूस करेगा जिसकी वजह से इसका लाइफ टाइम भी बहुत कम हो जाएगा। तो अगर ये कॉइन के मास जितना ही मैसिव होगा तो ये 10⁻23 सेकेंड्स इतने शॉर्ट टाइम में ही अपने पूरे मास को रेडिएट कर देगा। लेकिन ये 5 ग्राम जितना मैसिव ब्लैक होल 450 टेराजूल्स जितनी एनर्जी को एक साथ बहुत तेजी से रिलीज करने के बाद एक भीषण धमाके में बदल जाएगा, और ये एक्सप्लोजन हिरोशिमा और नागासाकी में हुए धमाके से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। तो इस केस में आप तुरंत मर सकते हो, और हाँ, आपको अपना कॉइन भी नहीं मिल पाएगा। चलिए अब केस 2 को देखते हैं। अगर कॉइन और ब्लैक होल का डायमीटर सेम होगा तो केस 1 वाले ब्लैक होल की तुलना में केस 2 वाला ब्लैक होल काफी मैसिव होगा। इनफैक्ट एक कॉइन के आकार जितना ब्लैक होल पृथ्वी की तुलना में थोड़ा ज्यादा मैसिव होगा, और इसकी सरफेस ग्रेविटी पृथ्वी के सरफेस ग्रेविटी से करोड़ों गुना ज्यादा होगी, और इसका टाइडल फोर्स इतना स्ट्रांग होगा जिस कारण आपके बॉडी का हर एक पार्ट अलग होकर इसमें समाने लगेगा। इसके पहले कि आप कुछ समझ पाए उससे पहले ही ब्लैक होल आपके पूरे बॉडी को ही निगल चुका होगा। ब्लैक होल जैसे ऑब्जेक्ट में लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पृथ्वी जैसे ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ब्लैक होल में ग्रेविटी का लेवल बहुत ज्यादा होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जितना डेंस होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। और हम ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की रेंज पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एक्सटेंड हो चुकी है। तो अगर जितना इन डेंसर ऑब्जेक्ट से हम दूर होते जाएंगे उतनी ही इसकी ग्रेविटी वीक होती जाएगी। ग्रेविटी के मामले में पृथ्वी पर आपका सर और आपका पैर अप्रोक्सीमेटली अपने प्लेनेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है, लेकिन एक कॉइन के साइज जितने ब्लैक होल में यह डिस्टेंस बहुत अलग होता है। जैसे सर की तुलना में आपके पैर 100 टाइम्स प्लेनेट के सेंटर से करीब होंगे, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कई हजार गुना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और जब ये फोर्स आपके सर पे पड़ेगा, जो सरफेस से कुछ 100 सेंटीमीटर ऊपर होता है, वो कई बिलियन टुकड़ों में फट जाएगा। लेकिन ब्लैक होल बस इतने पर ही नहीं रुकेगा। अब इस छोटे से ब्लैक होल की ग्रेविटी पृथ्वी और उसके चांद से भी ज्यादा होगी। तो शायद ये ब्लैक होल पृथ्वी के सेंटर में जाकर उसे अंदर से कंज्यूम करने लगेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है। तो ये पृथ्वी के मूवमेंट के हिसाब से ही उसे अंदर से कंज्यूम करने लगेगा, और जब ब्लैक होल इसे अंदर से खा चुका होगा तब प्लैनेट अर्थ एक हॉट रॉक डिस्क में बदल जाएगा। उसके बाद ये डिस्क उस छोटे से ब्लैक होल को ऑर्बिट करने लगेगा। जब ब्लैक होल का फीडिंग कंप्लीट हो जाएगा तब ये अपने मास को धीरे से डबल करने लगेगा। इसके बाद अब मून भी इसे एलिप्टिकल वे में ऑर्बिट करेगा। इस तरह पूरे सोलर सिस्टम के अंदर ये एक अनोखा और भयानक चेंज होगा, और इस वजह से कई एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स एस्टेरॉइड बेल्ट से निकलकर इस प्लेनेट के पास से विजिट करेंगे या शायद टकरा भी जाएंगे, और ऐसा ही कुछ 10 लाख सालों तक होता रहेगा। तो इस केस में भी आप मर जाओगे। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मजेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनिलिया।